क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए श्राप है या फिर वरदान? इसे हम समझेंगे एक डाटा की हेल्प से। गूगल ने 30,000 जॉब्स का ले ऑफ करा, ऐसे ही मेटा ने 20,000 जॉब का ले ऑफ करा, नोकिया ने 14,000 वर्कर निकाले, ऐसे ही रिलायंस ने 42,000 वर्कर्स को जॉब से निकाला जो कि उनका 11% होता था। फार्मर इंश्योरेंस ने 24,000 लोगों को निकाला। जो नए स्टार्टअप इंडिया में खुल रहे वो 20 से 30% ले ऑफ कर रहे। IT और टेक इंडस्ट्री इंडिया में 10 से 15% कर रही है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज 5 से 10% कर रही है, और अगर स्टार्टअप ग्लोबली बात करें तो 15 से 30% कर रही है। और जो मेजर IT सेक्टर है जैसे कि गूगल, मेटा, अमेजॉन, वो 5 से 15% कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 10 से 20% और रिटेल इंडस्ट्री भी 10 से 20% कट ऑफ कर रही है। और ऐसे ही फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वो 5 से 10% कट ऑफ कर रही हैं। और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो 15 से 25% कट ऑफ, और ऑल ग्लोबल ट्रेंड 5 से 25% कट ऑफ। और इस साल अभी तक पूरे वर्ल्ड की IT सेक्टर के 1,32,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन इससे हमारे ये समझ में आया कि AI कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिक्कत का कारण है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि AI आपका कंपटीशन नहीं है, AI केवल जो अभी वर्क हो रहा है, जिस स्पीड से अभी वर्क हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी अभी है, उस टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटर AI है। ह्यूमन को AI रिप्लेस नहीं कर सकता। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, और जो जितने इंडस्ट्रीज हैं वो ह्यूमन को क्यों कट ऑफ कर रही हैं वो भी आपके समझ में आएगा। देखिए, इस बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर जितने भी स्टार्टअप हैं या जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगी तो दूसरी कंपनी आकर उन्हें टेक ओवर कर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर करेंगी तो वो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगी, और पीछे जो कंपनी रह जाएंगी वो पिछड़ती चली जाएंगी। इस वजह से आज की कंपनियों की ये मजबूरी बन चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें अपने आप को भी इवॉल्व करना है, और टेक्नोलॉजी की मदद से उनका ज़्यादा एफिशिएंट वर्क हो सकता है जो कि इंसान करके नहीं दे सकता था। ज़्यादा अच्छे से अच्छी क्वालिटी का अच्छे समय पर सब चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम AI और रोबोट्स करके दे सकते हैं। और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक बार खर्चा आता है। एक बार खर्चा करके हम उससे बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन इंसानों को बार बार सैलरी देनी पड़ती है। और फिर ह्यूमन इज़ अ इमोशनल बीइंग। अगर हमारी पर्सनल लाइफ बेकार चल रही होगी तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी बेकार हो जाती है, और इसका इम्पैक्ट हमारे वर्क पे पड़ता है। हमारे वर्क का इम्पैक्ट हमारी कंपनी के ऊपर पड़ता है। और इसी एक पॉइंट पे टेक्नोलॉजी के पास एज है। उनकी कोई फैमिली नहीं होती, उन्हें छुट्टी की ज़रूरत नहीं होती, वो 24/7 वर्क कर सकते हैं, और वो भी वही एफिशिएंसी के साथ, उसी कैपेबिलिटी के साथ। इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर कंपनीज अपने आप को डिजिटल शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके वो अपना बिजनेस भी बड़ा बना सकते हैं, ज़्यादा लोगों के पास अपनी रीच को ले जा सकते हैं। और जब रीच बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा आएगी, तो उसकी सप्लाई के लिए ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा वर्क करने वाले चीज़ें उन्हें ढूंढने ही पड़ेगी। और इन कामों में ह्यूमन को केवल और केवल रोबोटिक्स पावर्ड बाय AI वही पीछे छोड़ सकता है। तो इसी वजह से कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस रोबोट्स बन जाते हैं, और जब वो रोबोट्स AI पावर्ड हो जाते हैं तो वो अब अपने आप से चीज़ें जनरेट भी करने लगते हैं। क्योंकि AI की पहले कुछ स्टेजेस थी, जिस तरीके से आप किसी भी ऐप का यूज़ करते, जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप हो गए, या फिर जब भी आप किसी कस्टमर सपोर्ट से बात करते थे तो वहाँ पे जो चैट बॉट आपसे बात कर रहा होता था वो भी एक AI का वर्जन है। लेकिन वो क्रिएटिव AI नहीं थे, जनरेटिव नहीं थे। लेकिन आजकल जनरेटिव AI आ चुके हैं जो अपने फीड डाटा के अकॉर्डिंग, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इंसान जनरेट करता है। अगर आज हमें कुछ भी नई चीज़ जनरेट करनी होती है, हम कैसे करते हैं? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं या जो नॉलेज होती है, नॉलेज इज़ अबाउट एक्सपीरियंस, तो वही जो पास्ट के एक्सपीरियंस थे उन्हीं से हम चीज़ें डेवलप कर पाते हैं। और जब AI के पास वो सारे एक्सपीरियंस होंगे, वो भी इंसानों की तरह जनरेटिव बन पाएगा, जो कि आज हमें देखने को भी मिलता है। अब चलिए हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में AI के और रोबोटिक्स के वर्क की बात कर लेते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि AI हमारे लिए कैसे फ़ायदे का सौदा हो सकता है, किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ रोबोट हम अपने काम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं। ऑटोमेशन का वर्क AI और रोबोट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से जो एरर्स ह्यूमन से होते थे उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकते हैं। AI टाइम पे वर्क करके देगा। मैन्युफैक्चरिंग के कुछ ज़रूरी पॉइंट होते हैं, जैसे कि असेंबली करना, क्वालिटी कंट्रोल होना, क्वालिटी मेजर होना, प्रिडिक्टिव मेजर्स।
इन सारी चीज़ों को एआई की मदद से रोबोट्स अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जो कि इंसान नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ये जो कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग वाली, ये अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट में रोबोट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि ह्यूमन की जॉब तो जाना तय है। लेकिन आप ये ज़रा सोचिए, अगर आप कोई भी आगे चल के ऐसी इंडस्ट्री खोलते हो जहाँ पर कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी जा रही हो, तो आप वहाँ पर रोबोट्स को यूज़ कर सकते हो। आप अपनी वन मैन आर्मी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई पावर्ड रोबोट, जिसमें कि आपका टाइम भी बचेगा, आपके यहाँ की जो लेबर होगी, क्योंकि मशीन है तो वो टाइम पर वर्क करेगी, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगी, जिससे कि दूसरों के मुकाबले आपको एज मिलेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर होगी ये, लेकिन लाइफ टाइम ये आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगी और साथ में काम भी जल्दी करके देगी, जिससे कि जनता का भी फायदा होगा। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि इसे जनता के पर्सपेक्टिव में अभी हम समझेंगे, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। अगर मैं एक कंपनी वाला हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये पता पड़ जाए कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में। अगर मुझे वो डिमांड पता पड़ जाती है कि कितनी किस चीज़ की बिक्री हुई, तो मुझे डिमांड पता पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें मैं उसमें बेहतर कर सकता हूँ ये पता पड़ जाए। अपने जो सप्लाई चेन सिस्टम है रिटेलिंग का, उसे मैं कैसे दुरुस्त कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें पता पड़ जाए। और ऐसे में क्या प्रोडक्ट ना बनाऊँ या फिर अपनी मार्केटिंग में कहाँ पर मैं ना खर्च करूँ, जिससे कि जो वेस्ट होने वाला था रुपये या फिर हमारा प्रोडक्ट, उसे मैं बचा सकूँ। तो इसे भी एआई आपके लिए करके बड़ी आसानी से दे सकता है। और आजकल तो बिजनेसेस के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जो कि पूरा आपका बिजनेस मैनेज करके देते हैं। और लेकिन जो अभी सप्लाई चेन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रोबोटिक्स की आने की और बारी है। और एक फैक्ट्री में अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रिडिक्टिव मेजर्स, कि हमारी मशीन कितनी पुरानी हो चुकी है, अब कौन सी हमें नई मशीन लानी चाहिए, या किस मशीन में क्या कमी है, या फैक्ट्री में हमें क्या नया करना चाहिए, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होता रहे। ये सारी चीज़ इंसान से बेहतर रोबोट कर सकता है। जितने भी एनालाइज की चीज़ें हैं, एनालाइज करने की, उसे रोबोट इंसान से बेहतर कर सकता है। और अगर कोई दुर्घटना भी होती है किसी भी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल भी रिस्क में नहीं होगी। तो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हुआ। अब हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर लेते हैं। ड्रग डिस्कवरी में एआई का बहुत अच्छा रोल होता है। देखिए, अगर हमें कुछ भी डिस्कवरी करनी होती है तो पहले जो हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है उसे हम रीड करते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं, फिर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन में वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन एक मशीन के पास वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर पहले से ये सारा डाटा मेरे पास है, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई, मैं उस डाटा की मदद से कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर दूं जो कि आपका सॉल्यूशन हो, तो ड्रग्स डिस्कवरी में एआई बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और छोटे मोटे जो जैसे क्लीनिंग का हो गया, हॉस्पिटल क्लीनिंग का हो गया, यहाँ तक कि जो पेशेंट को चेकअप भी करना होता है, वहाँ पर भी एआई एक अच्छा काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रीटमेंट पहुँचा सकते हैं। अगर रोबोटिक सिस्टम को एक बार हेल्थ केयर में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होगा। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे डॉक्टर्स पे आज 36 घंटों का वर्कलोड होता है, हम उसे रिड्यूस कर पाएंगे और जनता को एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। एक डॉक्टर अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट तभी कर पाता है जब आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री उसे पता होती है। इसीलिए कुछ जो बड़े लोग होते हैं वो अपने एक फैमिली डॉक्टर हायर करते हैं। लेकिन मानो अगर आपकी कोई एक हेल्थ आईडी कार्ड बना हो और सामने वाला एक रोबोट हो, उस हेल्थ आईडी कार्ड में आपकी पूरी हिस्ट्री हो मेडिकल की। अब वो रोबोट के पास आप गए, उसने स्कैन कर लिया कि आपकी पहले क्या प्रॉब्लम रही, अभी क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सही दवा दे सकता है, एक पर्सनल डॉक्टर की तरह वर्क कर सकता है। तो ज़रा सोचिए कि पेशेंट के लिए कितना ज़्यादा बेटर हो सकता है। और मेडिकल डायग्नोस्टिक बहुत अच्छे से करके दे सकता है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट होती है, एक्सरे होती है, एमआरआई रिपोर्ट होती है, उसे एआई बहुत हद तक ह्यूमन से एक्यूरेट आपको रिपोर्ट बता के और तुरंत दे सकता है। क्योंकि अभी डॉक्टर्स के ऊपर एक तो वर्कलोड ज़्यादा है और टाइम बहुत लगता है, लेकिन एआई के पास वो सारा डाटा होगा, रोबोट्स के पास वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो आपको बड़े आराम से बता देगा आपकी बॉडी में क्या डिफेक्ट है, क्या चीज़ सही होनी है, कैसी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस सेक्टर की। फाइनेंस सेक्टर में जिस तरीके से आपने देखा हो एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एक बार आपको अपना पूरा सेटअप उसे बताना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको हर चीज़ करके देगा। अगर आपका सेटअप ठीक हुआ, या फिर ऐसे भी भविष्य में आ सकता है कि वो मार्केट को खुद एनालाइज कर लेगा और एनालाइज करके आपको जितना रुपए लगाना होगा लगाएगा और आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा। तो जरा आप सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा मार्केट में रुपए डालना।
लेकिन इससे मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर एआई का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। एल्गोरिथम ट्रेडिंग आगे चल कर के बहुत अच्छी एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, क्योंकि देखो जो ट्रेंड एनालिसिस होते हैं जो ह्यूमन करता है, और उसमें फिर साइकोलॉजी भी होती है। हम सोचते हैं कि नहीं प्रॉफिट बन जाएगा, तब तक होल्ड करते हैं, हो लॉस जाता है। जो मार्केट कर रहे होंगे उन्हें ये बात समझ में आती होगी, लेकिन जो एक मशीन है उसने अपनी लिमिट सेट करके रखी है। अब जैसे उसे टच करा उससे फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर कितना और जा सकता था या नीचे नुकसान हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं अपने लॉसेस को होल्ड करते रहते हैं। लेकिन उसने पहले एक लिमिट लगा रखी है, स्टॉप लॉस। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि अब मैं इसे नीचे और ले जाऊँ, हिट करा बाहर निकले, तो कितना ज़्यादा सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा और लोग अपना अच्छा प्रॉफिट भी बना पाएंगे। और साथ में जो फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, हालांकि एआई के जरिए फ्रॉड होते हैं, तो एंटीवायरस ऐसे बनेंगे जो कि खुद एआई उन्हें क्रिएट करेगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे कि ट्रू कॉलर, अगर कोई भी स्पैम कॉल आती है, फ्रॉड कॉल आती है, तो आपको पता लग जाता है ये किसी कंपनी से कॉल आई है या फिर कोई फ्रॉड कॉल है। ये तो एक छोटा सा पार्ट है एआई का। आगे आएंगे बहुत अच्छे एंटीवायरसेस आएंगे जो कि आपको एक अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे। और अब बात करते हैं रिटेल एंड ई कॉमर्स इंडस्ट्री की। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका पर्सनलाइजेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। समझाता हूँ कैसे। फ्यूचर में ऐसी फ्रिज आने वाली हैं जो कि एआई पावर्ड होंगी। उन फ्रिज में आप जो भी सेट कर दोगे कि मैं इतना दूध लेता हूँ, इतनी ये सब्जी, इतने ये सेव लेता हूँ, ऐसी चीज़ें आप सेव कर दोगे। अब जैसे ही फ्यूचर में क्या होगा कि अगर आपकी फ्रिज देखेगी, मॉनिटर करेगी वो कि आपके सेव कम होने लग रहे हैं, तो वो जहाँ पर फार्म होगा, मतलब कि जिस फार्म से आप लेते होगे या जिस दुकान से आप सब्जी अब्जी जो भी लेते होगे, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज सेंड कर देगी। वहाँ पे भी कोई एक रोबोट काम कर रहा होगा, उसके पास डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि इतना आपको सामान की ज़रूरत है। आपकी फ्रिज ये कर रही है और आपकी फ्रिज ही आपके पे भी कर देगी रुपए, कि वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और हो सकता है कि आगे चल कर के रोबोट ही डिलीवरी करें, तो सीधा वो आकर के आपके फ्रिज में रख करके जाएंगे सामान। मतलब कि ये जो घर गृहस्थी के सामान है, छोटे मोटे घर गृहस्थी का जो काम है, वो आपको आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको एक बार अपने रोबोट को बताना है कि वो आपको अच्छी तरीके से समझ लेता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आज एल्गोरिथम होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। आप अपने बारे में जितना नहीं जानते, वो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं। इंस्टाग्राम आपको वैसी ही रील दिखाता है जैसा कि आप कंटेंट देखना चाहते हैं। यूट्यूब में आपको वैसा ही कंटेंट मिलेगा जैसा आप देखना चाहते हैं। ये एल्गोरिथम के थ्रू होता है। और यही डाटा जब एआई के पास पूरा आपका होगा, उसे पता होगा कि अब कब आपका क्या खाने का मन है, कब आपका क्या देखने का मन है, कब आपका क्या खरीदने का मन है, वो आपको हर चीज़ करके देगा। और यही सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन होगा अगर हम कंज्यूमर के एंड से देखें। पहले हमने बात करी थी जब हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चर की, लेकिन ये फ़ायदा यहाँ पे कंज्यूमर को भी होने वाला है। और जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम पे कि हमारा वेस्ट कम हो, अपने रुपए हम ज़्यादा सेव कर सकें, फालतू की चीज़ों में हमारा रुपए खर्च ना हो, ये भी चीज़ हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और वहाँ पर कंपनी को भी यही फ़ायदा होने वाला था कि जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी हम उस चीज़ को उतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे, उतनी ही सप्लाई करेंगे। और यही हमें नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के चलता है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक। जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हम ऑटोनोमस व्हीकल्स देख रहे हैं, जहाँ पर कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जैसे कि आप टेस्ला के ट्रक, साइबर ट्रक और कार्स देख रहे होंगे जो कि बिना ह्यूमन के चल सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे कुछ सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि आगे के रोड को मॉनिटर करके ऑटोमेटिकली ड्रिवन कार्स होते हैं, जहाँ पे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही ट्रक्स हर जगह पे हो जाएंगे जो कि एआई की मदद से, रोबोटिक्स की मदद से चलेंगे, तो ज़रा सोचिए कि कितने कम समय में हम माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और जिस तरीके से जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, ट्रक में जो चोरी करते हैं, वैसे केस भी कम हमें देखने को मिलेंगे। और ज़रा सोचिए जब मशीन आ जाएगी तो मशीन अपने वर्क में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। कितने हद तक हम रोड एक्सीडेंट होते हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ह्यूमन की साइकोलॉजी की वजह से कभी ब्रेक लगा पाता है, कभी नहीं लगा पाता है, कभी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग हो जाती है। लेकिन रोबोटिक्स के आने के बाद हर चीज़ को स्पीड अप ना हो पाए या फिर ज़्यादा तेज ट्रक ना चले और हमें कब ब्रेक लगाना है, कितनी स्पीड पे चलना है, ये सारी चीज़ें हम सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे कि रोड पे होने वाली दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। एक वही हमारा सिमिलर सा पॉइंट है लॉजिस्टिक।
लॉजिस्टिक में अगर हम वेयर हाउस में रोबोट को काम पे लगाते हैं तो हमें पता लगेगा कि कौन सी इन्वेंट्री हमें कहाँ पर रखनी है, किसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो उसी के अनुसार हम इन्वेंट्री वेयर हाउसेस में रखेंगे और जल्दी से जल्दी ऑर्डर हमारे पास आएगा और उतना ही जल्दी हम उसे एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। और यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जैसे कि मैपिंग। अभी आप गूगल मैप्स का यूज़ करते होंगे, तो कौन सा रास्ता कैसा है या कितना टाइम लगेगा, कौन सा रास्ता शॉर्टकट वाला है या फिर कहाँ पर जाम लगता है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं, जिससे कि हम अपने टाइम को बचाते हुए दूसरे रूट से जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब वहाँ पर AI वर्क कर रहा होगा तो वो अपने आप रूट ऑप्टिमाइजेशन करेगा, जिससे कि वो देखेगा कि किस रास्ते से हम जल्दी अपने सामान को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कौन सा रास्ता ज़्यादा ठीक रहेगा। और जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो है लर्निंग, एजुकेशन। क्योंकि जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फील्ड बेहतर हो सकती है तो वो एजुकेशन की है। क्योंकि आप जैसे ChatGPT की तरफ जाते हो, मैं खुद की बात करता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, पहले मुझे रिसर्च करने में 1 हफ्ते का टाइम लगता था और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं बन पाती थी। लेकिन आज अगर मुझे रिसर्च करनी है तो मैं AI के ऊपर जाऊंगा, ChatGPT पे जाऊंगा, उसे अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट दूंगा। अभी मैं अपनी रिसर्च में चाहता था वैसा वो मुझे आंसर ला करके देगा और अलग अलग सोर्सेज से ला करके देगा। मुझे बताएगा भी कि ये वहाँ पर लिखा था, वो वाली वेबसाइट से मैंने आपको लेकर के दिया है। तो ऑथेंटिकेशन भी बनी रहती है, जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग, मतलब कि हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती हैं। मुझे कोई चीज़ देख कर के समझ में आती है तो किसी और को सुनकर भी समझ में आ जाती है। ठीक इसी तरीके से AI हर इंसान के हिसाब से अलग से अडेप्टिव बन सकता है, पर्सनल गाइडर की तरह, ट्यूटर की तरह वर्क कर सकता है। जब भी आप ChatGPT को यूज़ करते हो तो एक आपकी वो हिस्ट्री को अपने पास रख लेता है। फिर जब भी आप आगे भी सर्च करोगे तो वो आपकी पूरी पास्ट की हिस्ट्री को याद करते हुए आपको वो रिजल्ट बना के देगा जो कि आपके बेसिस पे होगा, जो कि एक कस्टम रिजल्ट हो सकता है जैसा कि आप चाहते थे, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उन्हें हम ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं या फिर आप सरकारी ऑफिस में देख सकते हो, स्कूलों में देख सकते हो। टीचर्स के लिए कितना आसान हो जाएगा नई एग्जाम्पल को तैयार करना। अगर आप मेरी बात मानो तो जो भी टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा हो, ChatGPT पे जाओ, बोलो कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक एग्जाम्पल बना करके दो जो मेरी सराउंडिंग से हो, जो इतना आसान हो कि मैं उसे बहुत अच्छे से ग्रैप्स कर पाऊँ, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो देखो, महज कुछ सेकंड में ChatGPT आपको एक बढ़िया सा आंसर लिख करके देगा, जो ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि आपके इन्वायरमेंट से होगा, आसपास रिलेटेड थिंग से होगा, जो कि आपको बड़ी आसानी से जटिल टॉपिक भी सिखा जाएगा। और फिर AI के आने के बाद रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की मदद से हम एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। जैसे कि जो अभी हमारा ग्रिड पैटर्न है वो इतना ज़्यादा कोई डेवलप नहीं है, पुराना ही पैटर्न चल रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है एनर्जी का। लेकिन जब हमारे पास AI टेक्नोलॉजी एनर्जी के फील्ड में आ जाएगी तो हम प्रिडिक्टिव मेजर ले पाएंगे कि कहाँ पर कितना एनर्जी जाना चाहिए, क्या एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रहा। ऐसे आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज आएंगे जो कि ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे और जब उनका काम नहीं होगा तब वो वर्क भी नहीं करेंगे, जिससे कि हम एनर्जी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा पॉइंट मेरा है AI को लेकर के, वो ये है कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदलने वाली है, अभी बहुत हद तक बदल चुकी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जब हम 2017 में देखते थे, अगर आपको अपनी फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड इरेज करना होता था, बहुत मुश्किल काम होता था, हर चीज़ मैनुअली करनी पड़ती थी। लेकिन आज अगर आप एक सिंगल क्लिक करते हो तो एक सिंगल क्लिक के साथ में आपकी फ़ोटो का या फिर वीडियो तक का भी बैकग्राउंड हम रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब है, एक क्लिक के साथ फ़ोटो की क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं, फ़ोटो के फेस स्वाइप कर सकते हैं, आपकी जो वॉइस है उसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्क AI की मदद से हम कर सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट, आप ये जितने इमेजेस देख रहे हो, ये जो मॉडल्स है ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि AI जनरेटेड मॉडल्स हैं। और पहले ऐसी प्रोफेशनल इमेज लेने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ती थी, लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत दिन का टाइम लगता था। लेकिन अब आप एक सिंगल व्यक्ति एक सिंगल क्लिक के साथ में एक प्रॉम्प्ट डाल करके ऐसी इमेज को जनरेट कर सकता है। जरा आप इस प्रोटीन की इमेज को देखिए, ये इमेज बहुत ज़्यादा रियल लगती है, जैसे कि कोई ब्रांड अपना एडवर्टाइजमेंट करा रहा हो। लेकिन ये इमेज भी AI जनरेटेड है। ये किसी ने ओडो की भी इमेज बनाई थी जो कि उससे मार्केटिंग के लिए काम आ सके, लेकिन ये भी AI जनरेटेड है। आजकल जब ऐसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग AI आपको फ्री में और थोड़े समय में करके देगा, तो क्या ज़रूरत आपको पड़ेगी कि आप हज़ारों रुपए खर्च करके एक फ़ोटो बाय करोगे।
आप तुरंत ऐसे फोटो जनरेट कर सकते हो। और यहाँ तक कि अब तो क्लिप्स भी आप जनरेट कर सकते हो, एक फोटो को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और फ्यूचर में आने वाले एआई ऐसे भी हैं, आप एक प्रॉम्प्ट डाल करके पूरी मूवी क्रिएट कर पाओगे। पहले ऐसा लगता था कि शायद एआई के लिए खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होगा, लेकिन अब आप ये देखिए कि एआई इंसानों से अच्छा खेती कर रहा है। जो रोबोटिक्स है उसकी हेल्प से हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक्स के पास सारा डेटा एग्रीकल्चर का फीड है। वो जाएगा, जाकर के सॉइल को स्टडी करेगा कि ये कितनी ज़्यादा इस सॉइल में फर्टिलिटी है, नहीं होगी तो जो कमी होगी सॉइल में वैसे ही मेडिसिन का यूज़ करेगा, कितनी मात्रा में मेडिसिन का यूज़ करना है, कितना पानी हमें प्रोवाइड कराना है, उस सब का वो ध्यान रखेगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसका भी ध्यान रखेगा। और अगर कोई फसल में कीड़ा भी लगेगा उसका भी वो ध्यान रखेगा और तुरंत इलाज करेगा, सही टाइम पर हार्वेस्टिंग भी करेगा। मतलब कि रोबोट्स आपके हर काम कर सकते हैं, फिर चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात हो या फिर लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो। देखिए जितने भी डिस्क्रिप्टिव वर्क हैं, मतलब कि अगर कोई भी ह्यूमन हमें हायर करना है अपनी कंपनी के लिए तो कुछ क्वालिटीज़ हमें उसमें देखनी है। तो वो क्वालिटी जो एक इंसान देखेगा, इंसान के कुछ अपने बायसनेस भी हो सकते हैं लेकिन मशीन के बायसनेस नहीं है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से केवल उन्हीं स्किल को एनालाइज करके किसी भी बंदे को हायर कर सकता है। और अगर हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, एक वकील कितने लॉ पढ़ेगा, लेकिन जो एक मशीन है उसके पास सारे लॉ उसकी मेमोरी में फीड है। जिस भी इंसान का जो भी केस है तो मशीन एनालाइज करेगी इससे रिलेटेड केस पहले कभी आया था, और अगर आया था या कहीं पे भी आया था तो उसमें क्या जजमेंट मिली थी, उसके आधार पे वो पॉइंट को भी तैयार कर सकता है। अगर हम ये सोचते थे कि मशीन अपने आप से चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएगी तो हम बहुत गलत हैं। कि आज मशीन इस स्टेज में है कि मशीन अपने आप को इवॉल्व कर रही है। आज हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मशीन को कोई भी फीडबैक देंगे, बल्कि वो अपने आप को खुद इवॉल्व कर सकती है। और जो मेरा एक पर्सनल व्यू है कि एआई को हमें गवर्नेंस में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग गवर्नेंस में बीच में रहेंगे, गवर्नमेंट और जो सिटीज़न है उनके बीच में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही करप्शन होता जाएगा। अगर उनकी जगह पे हम मशीन्स को ले आते हैं, रोबोट्स को, एआई को लाते हैं, तो हम अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना पाएंगे। और वर्क क्या होता है, अगर एक फ़ाइल इधर से उधर करनी है, साइन करना है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के डिसीज़न लेना है, तो वो एक रोबोटिक्स, एक मशीन बहुत बेहतर ढंग से कर सकती है, जब तक कि एक ऑफिसर के पास कोई उसकी स्पेशल स्किल ना हो। और इस केस में मैं ये बोलूँगा कि ऑफिसर्स के साथ में ज़रूर एआई को ऐड करना चाहिए, जिससे कि हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को इंक्रीज़ कर सकें, देश में हम भ्रष्टाचार को कम कर सकें। किसी भी चीज़ की प्लानिंग में या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट में मशीन बहुत अच्छा ह्यूमन से वर्क करके हमें दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी एआई को आना चाहिए, हमें रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस करने ही चाहिए, क्योंकि वो ऑल ओवर सोसाइटी का बेनिफिट हमें करके देगी। अब थोड़ी बात हम आर्मी की भी कर देते हैं। सबसे बड़ी जो फ्यूचर की हमारे सामने दिक्कत आ रही है वो यही है कि रोबोटिक्स वॉर कैसी होगी, कि हर कंट्री अपनी आर्मी में रोबोट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिसके लिए कि बहुत सारे देश वर्क भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, एक रोबोटिक्स आर्मी है, उसे कोई मतलब नहीं होगा किसी चीज़ से, उसे केवल अपना टारगेट दिखाई देगा, तो वो कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है ह्यूमन के लिए। और जिस तरीके से एजीआई आया है, आगे चल के एजीआई ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर निकला तो कितनी तबाही मच सकती है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत की ये बात है कि अभी तक वर्ल्ड में कहीं पे एआई को या फिर मशीन लर्निंग को कंट्रोल करने के लिए या कि इनकी क्या लिमिट होंगी उसे भी तय नहीं करा गया है। और जो एथिकल थिंकर होते थे, जो कि इसे तय करते थे कि इसका एथिक्स क्या होगा, रोबोट का, मशीन्स का या फिर एआई का, इनका हम क्या एथिक्स डिज़ाइन करेंगे। तो आज की डेट वो आ चुकी है जहाँ पे एआई खुद कैपेबल है एथिकल थिंकिंग में। अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि आज एआई एथिकल थिंकिंग कर सकता है और बहुत अच्छा आउटकम दे रहा है। तो एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मशीन हमारी हेल्प के लिए आ रही हैं, जब तक वो हमारी हेल्प कर रही हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन वही हथियार कल को चल के अगर घातक बन गया, क्योंकि जब पहले हथियार बनाए गए थे तो जानवरों से रक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वही हथियार एक दूसरे की जान लेने लगे। लेकिन अगर ये हथियार जान लेने पे आया तो पूरी मानवता खत्म हो जाएगी।